साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यों नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का जो टॉपिक हमने इस ब्लॉग के लिए चुना है वो है, क्या भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी भारतीयों के हित में है या कि नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन के हर क्षेत्र में काम किया। विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लोगों के जीवन को प्रभावित भी किया और हर वर्ग, हर तबके के लिए काम किया। विद्यार्थियों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। शायद ही कोई भारतीय बचा हो जिसके लिए बाबा साहब का अनथक प्रयास इस कदर ना हुआ हो कि वो एक अच्छा भारतीय नागरिक बन सके और उसके हक अधिकार सुरक्षित रह सके। एक फील्ड और भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो था इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फील्ड। उसमें भी बाबा साहब का अनथक योगदान है। हम सब जानते हैं बाबा साहब के थीसिस जो उन्होंने मास्टर्स डिग्री के टाइम पे किए, जब प्रिंसेसली स्टेट्स को जो फंड्स जाते थे उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें उजागर की थी। और अल्टीमेटली उनका पीएचडी का थीसिस था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की उन सारी पॉलिसीज़ को एक्सपोज किया था जिसके माध्यम से वो भारत को लूटते थे, और कैसे एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भारत में खड़ा हो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। और काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस और ऑब्जर्वेशंस उन्होंने उस अपने थीसिस में दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी उस समय की, उनको मद्देनज़र रखते हुए और आने वाले समय में भारत कैसे एक फाइनेंशियल पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने और सारे भारतीयों को इसका लाभ मिले, इस पर बाबा साहब ने एक शोध, एक रिसर्च, एक थीसिस जो है वो लिखा। आगे चलकर हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब के उसी थीसिस की देन है, और एक सुपर स्ट्रक्चर फिनेंशियल और इकोनॉमिक कंट्रोल जो भारत में करता है वो भारत में खड़ा हुआ। और 1947 में जो 1750 करोड़ की इकोनॉमी के साथ भारत शुरू हुआ, आज करीब 60 लाख करोड़ के बजट को पार कर चुका है। तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भारत करता चला गया। लेकिन आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या बाबा साहब के वो प्रयास जो हैं वो अल्टीमेटली सफल हुए, और क्या उसका बेनिफिट हर भारतीय नागरिक को मिला या मिल रहा है या कि नहीं। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने भारत के। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ उसके बाद भारत का संविधान बना। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 1952 में इलेक्शंस हुए, फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और काफ़ी लंबे अरसे तक वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद कांग्रेस के कई और प्रधानमंत्री रहे, भाजपा के भी प्रधानमंत्री रहे, बीच में थोड़े टर्म के लिए कुछ और लोग भी प्रधानमंत्री रहे, जैसे एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी, उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार थी, फिर वीपी सिंह की सरकार रही। तो करीब पिछले 76 सालों से भारत में एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जमहूरियत वाली सरकार लगातार बनती चली गई, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी भारत को कहा जाता है। हालांकि एक भद्दा मजाक लगता है, क्योंकि जिस तरह की इलेक्शंस भारत में अब हो रही हैं उनसे ये पता चल चुका है कि भारत में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ शायद ही बची हो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब सरदार मनमोहन सिंह जी भारत के आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, उसी समय से कुछ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में उनका हस्तक्षेप रहा है। और आगे चलकर हम देखते हैं जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है और खुली छूट दी जाती है कि वो जिस तरह की भी पॉलिसीज़ बनाना चाहे बना सकते हैं। उस वक्त सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो निर्णय लिया
उसके आधार पर आज हम आकलन करेंगे कि आज हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्थिति बेसिकली है क्या। सरदार मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी का इस्तेमाल किया। एलपीजी माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने मार्केट को खोल दिया, पूरी दुनिया के सामने भारतीय मार्केट को खोल दिया, और प्राइवेटाइज यानी जो निजीकरण है उसको भी खोल दिया, और सारा बाजार जो है भारत का वो ओपन कर दिया। उसके नतीजे में एक बूम मार्केट में इनिशियली मिला और काफ़ी सारी डेवलपमेंट देखने को मिली। यहाँ तक कि जिनके घर में एक स्कूटर तक नहीं हुआ करता था, आगे चल के हमने देखा कईयों के घरों में 3-3, 4-4 कारें भी आई, अच्छे अच्छे बड़े घर भी बने, काफ़ी इकॉनमी बूस्ट हमें देखने को मिला। शेयर मार्केट काफ़ी आगे बढ़ी, कॉरपोरेट सेक्टर का काफ़ी बड़ा जलवा हमें देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सरदार मनमोहन सिंह जी फिर खुद प्रधानमंत्री बने और उनका जो टेन्योर रहा, हम देखते हैं कि भारत पे विदेशी मार्केट का असर बहुत ज़्यादा होने लगा। इतना ज़्यादा असर होने लगा कि पूरी तरह से हमारे यहाँ के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को विदेशों से कंट्रोल किया जाने लगा। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर पे भी उसका असर होने लगा। जैसे कि बाहर से बीज आने लगे, वो बीज एक ही बार फसल देते थे, यानी बीजों पे भी कॉरपोरेट सेक्टर ने कंट्रोल करके एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार चले जाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उनका तीसरा टर्म चल रहा है, तो करीब 11-12 साल से वो सत्ता में आसीन है। अब अगर हम थोड़ा सा भी गौर से देखें तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय भी भारत में भूखमरी से और कुपोषण से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रही। यानी सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी 7,000 से लेके 8,000 तक पर डे भूखमरी से और कुपोषण से हमारे यहाँ लोग मर जाते थे। आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो करीब 10 से 12,000 लोग कुपोषण और भूखमरी का शिकार हर रोज़ हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें, 85 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जिनको 5 किलो राशन के लिए सरकार पे निर्भर रहना पड़ता है, राशन की लाइन में लगा रहना पड़ता है, हर महीने जाके फ्री का राशन लेना पड़ता है। इसके अलावा 130 करोड़ की जो आबादी है, 150 करोड़ में से 130 करोड़ की आबादी की परचेजिंग पावर नील है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि सरदार मनमोहन सिंह जी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ थी, उन पर विदेशी बाजार का और अल्ट्रा रिच लोगों का, जैसे रोथशाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर जो अमेरिका की 3 बड़ी कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक है, स्टेट स्ट्रीट है, वैनगार्ड है, इनका भारतीय बाजार पर ऑलमोस्ट पूरा नियंत्रण हो चुका। भारत का जो अपना कॉरपोरेट सेक्टर है, जैसे टाटा थे, बिरला था, इसके बाद अंबानी, अडानी आए और इस तरह के कई और कॉरपोरेट लोग, कॉरपोरेट टाइकून्स, उन्होंने भी अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज कर लिया, यानी भारत के खुले बाजार को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश की। असर ये हुआ कि भारत की मार्केट का तकरीबन पैसा बाहर निकल गया। आज भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में देखने को नहीं मिल रही है। नतीजा ये निकला कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो चुकी है। तो भारत में एग्रीकल्चर पे पूरा कंट्रोल कॉर्पोरेट सेक्टर का हो गया, एम्प्लॉयमेंट पे पूरा कंट्रोल कॉर्पोरेट सेक्टर का हो गया, जो कि खत्म कर दी गई। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट जितना भी भारत का है और इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट जो भारत का है, उस पर अल्ट्रा रिच और कॉर्पोरेट सेक्टर का पूरा कब्जा हो चुका है। इसके नतीजे में भारत में आलम यह हो चुका है कि करीब 250 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का भारत पर कर्ज है, IMF का और वर्ल्ड बैंक का। 1/3 बजट तकरीबन हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस लोन का, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। इससे यह पता चलता है कि भारत अब बहुत ज़्यादा गरीब देश हो चुका है। सोमालिया से भी ज़्यादा बदतरीन हालात भारत में पैदा हो चुके हैं। हमारे भारत देश की करेंसी से कहीं ज़्यादा मजबूत अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान की करेंसी हो चुकी है, नेपाल की करेंसी हो चुकी है, और भी कई देश जो हमसे काफ़ी नीचे थे उनकी करेंसी हो चुकी है। तो इससे ये साबित होता है कि बाबा साहब का जो अथक प्रयास था प्रॉब्लम ऑफ रूपी के माध्यम से, उसका बेनिफिट भारत और भारतीय आम नागरिकों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। हाँ, भारत को लूटने वाला जो कॉरपोरेट सेक्टर है
जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे लोग जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपया लोन वेव ऑफ करवा के लूट के ले जा रहे हैं कारपोरेट सेक्टर के लोग पॉलिटिशियन के साथ मिलकर, उनका तो बहुत भला हुआ, बहुत तरक्की हुई, वो आगे बढ़ते चले गए। मगर आम आदमी के पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं रही। आज भारत का आम जन, जो आम आदमी है, वो 2 जून की रोटी को तरस रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि भारत की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल चरमरा गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 दिन पहले के भाषण ने ये साबित कर दिया है कि अब मार्केट पूरी तरह क्रैश होने पे आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको 1 साल तक विदेशी दौरे बंद कर देने चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहिए। क्या ये नरेंद्र मोदी के एप्स्टीन आइलैंड पे अय्याशियों का सिला है जो हमें भुगतना पड़ रहा है? क्या ये प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का वो कर्जा है, वो खर्चा है जिसे अब हम अपने सर पे ढोएंगे? एक आम आदमी क्यों इन पॉलिटिशियनों का इतना बड़ा बोझ अपने सर पे उठाए और कारपोरेट सेक्टर की इस महामारी को क्यों झेले? क्यों भारत का हर शख्स, हर व्यक्ति, हर नागरिक उठ खड़ा ना हो? और क्यों ना एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में आए और ऐसे लूटने वालों को छठी का दूध याद दिला दिया जाए, सही सबक दिया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन सुख से रह सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं अगला वीडियो बनाने में और दिशा निर्देशित भी करते हैं कि किस तरह के वीडियो हमें बनाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मुन्ने से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम साथियों, जय भीम।